इंग्लिश टीचिंग मेथड्स को कोई इतनी आसान तरीके से बता देता तो मैं तो पागल ही हो जाती सचमुच। इस वाले वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग के 20 ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगी जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो भी इतनी आसान भाषा में कि आपको दूसरी वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी। आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा है, एकदम आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। किसी को इंग्लिश नहीं भी आती होगी उसको भी समझ में आने लग जाएगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, आपको सारे पॉइंट्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ये मेरी वीडियो का पार्ट नंबर 1 है जिसमें मैंने डिस्कस की है 20 प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग। वो सारे के सारे प्रिंसिपल आसान भाषा में मैंने समझाए हैं। और जो इसका पार्ट 2 होगा वो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी इन सारे 20 के 20 प्रिंसिपल्स के डेली लाइफ एग्जाम्पल, उदाहरण जो बिल्कुल साधारण भाषा में होंगे, और उनके साथ 2 MCQ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें से एक तथ्य वाला होगा फैक्ट बेस्ड और दूसरा होगा अप्लाइड क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को भी बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ 2 वीडियो में इतना बड़ा टॉपिक कवर होगा कि आपका इंग्लिश टीचिंग मेथड का सवाल गलत ही नहीं हो सकता। तो इन दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखना। दूसरे वीडियो के पार्ट को मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। इसका मतलब क्या होता है, चलिए विस्तार से समझते हैं। टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन 1 or 2 बेसिक स्किल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब आप जानते हैं कोई भी भाषा का कौशल है उसमें 4 कौशल होते हैं, LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कोई भी भाषा की शुरुआत होती है, जब एक बच्चा बोलना सीखता है तो सबसे पहले वो लिसनिंग करता है यानी सुनता है, स्पीकिंग करता है यानी बोलता है, रीडिंग यानी कि पढ़ता है, और राइटिंग यानी लिखता है। तो जब भी हम किसी को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसमें 2 बेसिक स्किल तो होती ही है। सबसे पहले होती है लिसनिंग और दूसरी होती है स्पीकिंग, यानी सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है बोलने से और सुनने से। देन कम टू अनदर 2 स्किल्स, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग हो जाने के बाद ही रीडिंग और राइटिंग आते हैं, ये चीज़ आप भी जानते हैं। दैट कम ऑटोमेटिकली टू द स्टूडेंट्स, यानी कि ये सब आराम से बच्चे सीख जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप ये जो मैं PDF बता रही हूँ इसका मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी नोट्स, आप ज्वाइन कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे चलते हैं। स्पीकिंग विल लीड टू राइटिंग एंड लिसनिंग एंड रीडिंग, यानी कि जब आप बोलना सीख जाएंगे, जब आप किसी चीज़ को बोल लेते हैं, इसके आगे क्या होगा कि आप उस चीज़ को लिख भी पाएंगे, कि आप उस चीज़ को लिख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। तो स्पीकिंग में सभी आ जाता है। जब आप किसी चीज़ को बोलते हो तो आप उसको लिख भी पाते हो, सुन भी पाते हो और पढ़ भी पाते हो। अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक इन अ नेचुरल एटमॉस्फेयर। एक बच्चा जो है वो बिल्कुल नेचुरल एटमॉस्फेयर यानी कि बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में सीखता है। एज ही लर्न्स द मदर टंग ओनली बाय लिसनिंग, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी बच्चा है वो कब सीखता है किसी भी भाषा को, जब वो उसकी मदर टंग में हो यानी कि उसकी मातृभाषा में हो। तो कोई भी चीज़ बच्चा जो है वो डायरेक्ट इंग्लिश नहीं सीखता। सबसे पहले अगर कोई बच्चा राजस्थान में पैदा हुआ है तो वो अपनी मातृभाषा बोलेगा, मारवाड़ी के कुछ शब्द सीखेगा, जैसे वो रोटी को बाटी बोलेगा, सब्जी को साग बोलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो बोलना सीखता है, वो डायरेक्ट इंग्लिश या हिंदी पे नहीं जाता। तो एक बच्चा जो है वो सबसे पहले सुन के किसी चीज़ को सीखता है। तो लैंग्वेज के जो क्रम है उसमें लिसनिंग सबसे पहला आता है। नेक्स्ट हम समझते हैं पॉइंट को। ही डज़ नॉट हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट इन दैट, यानी कि किसी भी बच्चे को किसी मातृभाषा को सीखने के लिए, सुनने के लिए उसको कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता, वो बस सुन के उस चीज़ को समझ जाता है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये बच्चे के लिए कहा गया है कि जब बच्चा किसी भाषा को सुनता है तो उसको सुनने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वो जो भी चीज़ सुनता है उसमें उसको कोई प्रयास की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगर वो बोले तो उसको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सुनने में किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए लिसनिंग जो है वो सबसे पहला हमारा कौशल है। जेस्पर्सन सजेस्ट द वेरी फर्स्ट लेसन इन अ फॉरेन लैंग्वेज आउट टू बी डिवोटेड टू इनिशिएटिंग द प्यूपिल इनटू द वर्ल्ड ऑफ साउंड्स, यानी कि एक शिक्षाविद है जेस्पर्सन, वो सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले एक बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज में यही सिखाना चाहिए, उसको जितनी भी दुनिया में साउंड्स हैं उन सब से उसको परिचित करवाना चाहिए, यानी कि जितनी भी तरह की ध्वनियाँ हैं वो बच्चा अपने एटमॉस्फेयर से सीखता है और उन्होंने खो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस कहता है कि कोई भी चीज़ बच्चा जो सीखता है वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखता है, यानी कि प्राकृतिक वातावरण में सीखता है, और उसमें भी वो सबसे पहले लिसनिंग एंड स्पीकिंग सीखता है, और लिसनिंग स्पीकिंग के बाद वो रीडिंग और राइटिंग करता है, और इसमें वो सबसे पहले अपनी मातृभाषा सीखता है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाली वीडियो मिस मत करना, क्योंकि मैं उसमें आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चन सभी सॉल्व करवाऊंगी। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस है तो इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगी। हर सिद्धांत से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, जिसमें से एक अप्लाइड क्वेश्चन होगा। अप्लाइड क्वेश्चन का मतलब है कि उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक शिक्षक अपने क्लास में अंग्रेजी पढ़ा रहा था, उस बच्चे को सबसे पहले क्या कौशल
हासिल कर लेना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ, तो उस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आप इससे नोट्स बना लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। इसका आपने सबने नाम सुन लिया होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं करके सीखने का सिद्धांत। लैंग्वेज फोकस टू डेवलप 4 स्किल्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देखिए कोई भी भाषा है वो 4 कौशल विकसित करने पे बल देता है। LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये आप सब जानते हैं। अ चाइल्ड लर्न्स इफेक्टिवली बाय डूइंग। ये सब चीज़ें कौशल हैं, लेकिन एक बच्चा जब किसी चीज़ को करके सीखता है, एक बच्चा प्रभावशाली रूप से कब सीखेगा, जब वो उस चीज़ को करके देखेगा। हम उसे बार बार कोई चीज़ रटवा रहे हैं, लेकिन जब वो खुद खेलेगा, खुद करेगा उस चीज़ को, तो वो उसको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। तो लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा ही नहीं बल्कि हम बड़े भी, कोई भी किसी चीज़ को लर्निंग बाय डूइंग करता है, यानी कि करके सीखता है, करता है उस चीज़ को, तो ही वो सीखता है। He learns the language by model reading, imitation reading, silent reading, writing, dictations and spellings which is essential। अब देखिए आप इसको मैं एक एक करके समझाती हूँ। एक बच्चा जो है वो किसी भी लैंग्वेज को कब सीखता है, सबसे पहले मॉडल रीडिंग यानी कि आदर्श वाचन करके, है ना। आदर्श वाचन आप जानते होंगे क्या होता है। आदर्श वाचन करके सीखता है। इमिटेशन रीडिंग यानी अनुकरण वाचन करके, यानी कि जैसा टीचर पढ़ा रहा है उसको कॉपी करके पढ़ता है। साइलेंट रीडिंग मौन वाचन करता है, यानी बिना बोले केवल आंखों से पढ़ता है। राइटिंग डिक्टेशंस श्रुति लेख करके करता है, जिसमें हमें टीचर नहीं बोलते कि बच्चों 20 पॉइंट्स लिख लीजिए और उसको मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए, बिना देखे हम जो लिखते हैं, तो डिक्टेशन करके उस भाषा को सीखता है। और स्पेलिंग्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम नहीं करते बचपन में बच्चे को कुछ सिखाना है तो हम APPLE की स्पेलिंग देते हैं, MANGO की स्पेलिंग देते हैं, तो ऐसे करके ही बच्चा सीखता है। तो बच्चे जो है वो करके सीखते हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे कुछ भी चीज़ को सीखते हैं वो लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके ही सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ वोकैबुलरी। अब ये क्या कहता है, देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज टू इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ वोकैबुलरी कहता है कि इंग्लिश भाषा किसी बच्चे को सिखाने का मेन उद्देश्य यही रहता है कि उस बच्चे की शब्दावली बढ़ानी है। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, शब्दावली। जैसे हम बच्चे होते हैं, उनको हम बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं तब उनकी भाषा की जो वोकैबुलरी है वो बिल्कुल सीमित होती है, वो बोल नहीं पाते, आम बोलचाल के जो शब्द है वही बोल पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, पहले वो पानी को मम बोलते हैं, फिर उसके बाद वो कई मारवाड़ी भाषा में भू बोलते हैं पानी को, फिर धीरे धीरे हम उनको सिखाते हैं पानी बोलते हैं। फिर जब हिंदी पढ़ना सीखता है तो पानी को जल बोलता है, फिर जब इंग्लिश पढ़ता है तो पानी को वाटर बोलता है, और जब बड़ा होता है साइंस में वाटर का फॉर्मूला, जल का सूत्र सीखता है H2O। इस तरीके से उसकी ये सब क्या हुआ, ये सब उसकी वोकैबुलरी बढ़ी है, यानी कि जो उसकी जो शब्दावली है, जो उसकी शब्द भंडार है वो बड़ा है। इतनी देर से मैं शब्दावली बोल रही थी, एक्चुअल में शब्द भंडार बोलना था। तो उसका जो शब्द भंडार है वो बढ़ता है। तो वोकैबुलरी का प्रिंसिपल यानी कि शब्द भंडार का जो सिद्धांत है वो कहता है कि इंग्लिश सिखाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ही यही है कि किसी भी बच्चे का या किसी भी विद्यार्थी का शब्द भंडार बढ़ाना है। फिर आता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी, एक्टिव वोकैबुलरी एंड पैसिव वोकैबुलरी। जैसे आप देख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वो होती है जो हमारे डेली रोज़मर्रा की भाषा में अपन उन शब्दों को यूज़ करते हैं, है ना। द वर्ड्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडरस्टूड बट नेवर यूज्ड इन रिटन एंड स्पोकन कम इन पैसिव वोकैबुलरी। पैसिव वोकैबुलरी में वो शब्द आते हैं जिन्हें हम पहचानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन वह ज़्यादातर बोले नहीं जाते, है ना, लिखे भी नहीं जाते और बोले भी नहीं जाते। यानी मेरे बोलने का मतलब वही है कि डेली लाइफ में जो यूज़ नहीं हो सकते वो शब्द आते हैं पैसिव वोकैबुलरी में, और एक्टिव वोकैबुलरी में वो शब्द आएंगे जो डेली भाषा में बोले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द वर्ड्स विच आर अंडरस्टूड एंड राइटिंग अंडरस्टूड एज स्पीकिंग एंड राइटिंग कम इन एक्टिव वोकैबुलरी। इसका मतलब है कि जो डेली भाषा में बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, समझे जाते हैं, सब होता है उनमें, तो ऐसे शब्द जो है वो एक्टिव वोकैबुलरी में आते हैं। और पैसिव वोकैबुलरी में वो शब्द आते हैं जो हमें समझ आते हैं, पहचाना भी जाता है, लेकिन उन्हें रोज़मर्रा की भाषा में लिखा नहीं जाता और ना ही बोला जाता है। आई होप ये वाला वोकैबुलरी वाला प्रिंसिपल भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है
नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी भाषा को सीखते हैं, उसका एक पर्पस होता है, यानी कि एक उद्देश्य होता है। देखिए, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स पर्पस। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका एक उद्देश्य होता है, कोई भी चीज़ बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता। सो इंग्लिश इज़ ऑल्सो लर्न फॉर द पर्पज़ लाइक सोशल, साइंटिफिक, एकेडमिक एंड लिटरेरी, यानी कि इंग्लिश को भी इसीलिए सीखा जाता है ताकि सामाजिक, वैज्ञानिक, एकेडमिक यानी कि पढ़ाई से संबंधित, शैक्षिक और लिटरेरी, इन सभी चीज़ों को वो पूरा करता है। इसीलिए इंग्लिश का एक बहुत मेन पर्पस है। अ गुड टीचर टेल्स द स्टूडेंट हाउ इफेक्टिवली वी कैन यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बोथ। एक अच्छा लैंग्वेज टीचर जो इंग्लिश पढ़ाता है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता है, वो ही हमें प्रभावशाली तरीके से बता सकता है पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी इंग्लिश कितनी महत्वपूर्ण है या इंग्लिश का क्या काम है। इफ़ देयर इज़ नो पर्पज़ ऑफ एनीथिंग इट कांट बी इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल बोथ टू द टीचर एंड लर्नर। अगर ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है तो वो ना टीचर के लिए लाभदायक होगी और ना ही सीखने वाले के लिए लाभदायक होगी। तो इंग्लिश का ये जो मेन सिद्धांत है कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, तभी तो वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी कोई ना कोई पर्पस है, इसीलिए वो हमें सिखाई जाती है। और इंग्लिश लैंग्वेज का आपको पता लग गया होगा कि वो किस लिए यूज़ आती है। सोशल, साइंटिफिक, एकेडमिक और लिटरेरी, यानी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यानी कि अनुकरण का सिद्धांत। हिंदी में बोले तो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन कहता है लैंग्वेज इज लर्नड एट इट्स बेस्ट थ्रू इमिटेशन, यानी कि कोई भी भाषा है वो अनुकरण द्वारा यानी किसी की कॉपी करके बहुत अच्छे से सीखी जा सकती है। व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स द मदर टंग, जब एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है तो वो बिल्कुल नेचुरली आता है ना, एकदम प्राकृतिक रूप से बोलता है। अब मैंने देखा है कि हमें तो मारवाड़ी भी बराबर नहीं आती, लेकिन हमारे गांव में कई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे एकदम 2-2, 3-3 साल के और वो एकदम फास्ट मारवाड़ी बोलते हैं। मतलब कुछ कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं प्योर मारवाड़ी में, इतना प्योर मारवाड़ी एक्सेंट तो हमारा भी नहीं आया आज तक। तो मतलब उनके ऊपर मदर टंग छा गई है, मतलब उन्होंने अनुकरण से, यानी उनके माँ बाप वगैरह बोलते होंगे इस तरीके की लैंग्वेज, तो वो बच्चे उसको सीख लेते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। लेकिन एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने में एक आर्टिफिशियल प्रोसेस लगता है। जैसे आप जानते हैं कि आप हिंदी पर्यावरण में बड़े हुए हैं, है ना, हिंदी आप सभी को आती है, लेकिन इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा जोर लगता है ना, मतलब आसमान और पाताल को एक करना पड़ता है इंग्लिश सीखने के लिए। तो ये सब क्या है, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस चलता है जिसको इमिटेशन कहते हैं। यानी कि इंग्लिश भी आपको कब आएगी, जब आप किसी से सुनेंगे। अब जैसे आप जो है जब से रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तब से आपको कुछ कुछ शब्दों का मीनिंग पता चला होगा, जैसे कि एस्पिरेंट यानी कि तैयारी करने वाले, कंपटीशन, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, तो ये सब आपको पहले मालूम नहीं होगा। लेकिन जब आप इस फील्ड में आए तो लोगों को सुना है बोलते हुए, तो आपने इस चीज़ को समझा है, यानी कि लोगों के द्वारा जो बोला जा रहा है उसको आपने ग्रहण किया है, उसका अनुकरण किया है, उनका पीछा किया है ना, उनकी कॉपी की है। तो बच्चा भी ऐसे ही सीखता है। देखिए, स्मॉल चिल्ड्रन मोस्टली यूज़ इमिटेशन, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जनरली क्या यूज़ करते हैं, कॉपी करना, यानी कि अनुकरण करते हैं, किसी की कॉपी करते हैं। अ गुड स्पीच इज़ द रिजल्ट ऑफ इमिटेशन ऑफ गुड मॉडल्स ऑफ स्पीच, यानी कि कोई अगर अच्छा भाषण दे रहा है या फिर कोई अच्छी किसी ने चीज़ बोली है तो वो ज़रूर किसी ना किसी की कॉपी होगी, यानी कि उसका कोई ना कोई मॉडल रहा होगा, एक अच्छा सा मॉडल रहा होगा बोलने का। एक टीचर ऑडियो वीडियो एड्स यूज़ कर सकता है ताकि उसको रीडिंग के लिए, राइटिंग, प्रोनाउंसिएशन, सब कुछ वो सिखा सके। अब जैसे मान लीजिए पहले के जो बच्चे थे, पहले ज़माने के, वो क से कबूतर नहीं बोलते, वो बोलते थे कैसे कबूतर, ऐसे अनार, जबकि होता क्या है अ से अनार। तो आप देखिए कि वो ये बच्चों ने कैसे सीखा। अब पहले के माँ बाप इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे, वो डायरेक्ट सरकारी स्कूल में या नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में डाला करते थे। तो वहाँ पे जो टीचर आते थे, मैं सबकी बात नहीं करी, कुछ की, तो कुछ टीचर ऐसे होते थे जो मतलब कैसे कबूतर ऐसे अनार बोला करते थे, है ना। तो टीचर ने जैसा सिखाया बच्चों ने वैसा ही सीखा, तो ये उन्होंने अनुकरण करके सीखा। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि एक टीचर को ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना चाहिए, यानी कि बुलवाकर या फिर कोई चीज़ को दिखाकर इस तरीके से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि बच्चा जो देख रहा है उसी को ही वो ग्रहण कर लेगा, तो उसको अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाया जाए। आई होप ये वाला जो पॉइंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि आदत निर्माण का सिद्धांत। एज वंस हैबिट्स नीड प्रैक्टिस, सिंगिंग, डांसिंग एज वेल एज लैंग्वेज ऑल्सो नीड प्रैक्टिस। जैसे कि गाना गाने के लिए, डांस करने के लिए किसी ना किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसी तरीके से किसी भाषा को सीखने के लिए भी आदत निर्माण की ज़रूरत है, यानी कि उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमें आएगा। आप सुन सकते हैं भाई, आप इंग्लिश का कोई एक शब्द सुन लेंगे, उसका मतलब भी जान लेंगे, लेकिन जब आप उसको डेली अपने
डेली लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे तो आप उस शब्द को भी भूल जाएंगे और उसका मतलब भी भूल जाएंगे। बस उसी तरीके से लैंग्वेज को सीखने में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हैबिट ब्रिंग्स थिंग्स फेयरली ऑटोमेटिकली। द हैबिट्स लाई इन वंस पर्सनैलिटी डीपली एंड रिफ्लेक्ट थ्रू स्पीच बिहेवियर एंड थिंकिंग। किसी भी हैबिट फॉर्मेशन अगर किसी की हो जाती है तो वो उसके बोलने से ही पता चल जाती है कि उसका स्पीच बिहेवियर क्या है, और उसकी थिंकिंग भी ऐसे मालूम पड़ जाती है। सिमिलरली लैंग्वेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट शुड ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू पामर। लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स। पामर कहते हैं कि किसी भी भाषा को सीखना क्या है, मेन बात क्या है, एक सेकेंड, किसी भी भाषा को सीखना उस तरीके से ज़रूरी है क्योंकि उसमें हमारा क्या हो जाता है, आदत का निर्माण हो जाता है जिसमें हमें नई आदतें सीखने को मिलती है। ये पामर ने कहा है। द हैबिट्स मे बी ऑफ स्पेलिंग, इंटोनेशन, प्रॉपर एक्सेंट, लिसनिंग साउंड्स, रीडिंग अलाउड विद आर्टिकुलेशन। मतलब कि ये आदतें क्या हो सकती है, चाहे वो स्पेलिंग बोलना हो, जैसे हम स्पेलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी आदत हो सकती है, या फिर हम प्रॉपर एक्सेंट में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेंट का मतलब होता है, जैसे कई लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ एक्सेंट होता क्या है। एज वंस हैबिट्स नीड प्रैक्टिस, एग्जाम्पल सिंगिंग। ये है नॉर्मल इंडियन लैंग्वेज। और अगर इसी को ब्रिटिश एक्सेंट में पढ़ूँ, एज वंस हैबिट्स नीड प्रैक्टिस, एग्जाम्पल सिंगिंग, डांसिंग, एज वेल एज लैंग्वेज ऑल्सो नीड्स प्रैक्टिस। तो देखो मैंने इतना अच्छा ब्रिटिश एक्सेंट में नहीं बोला, लेकिन ये एक्सेंट होता है, यानी कि उच्चारण का तरीका क्या है आपका, वो हो सकता है। आप किसी चीज़ को, किसी साउंड को सुन रहे हो, वो हैबिट फॉर्मेशन हो सकता है। आप साइलेंट रीडिंग करते हो, वो भी एक हैबिट फॉर्मेशन हो सकता है, यानी आप उसके आदत का निर्माण कर सकते हो। किसी शब्द को प्रॉपरली बोलना सीख रहे हो आप, जैसे कि कई लोग बोलते हैं इंग्लिश को इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश, तो आप उसमें सुधार कर सकते हो कि नहीं भाई अब से मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा, अब से मैं इंग्लिश ही बोलूँगा। तो इसको बोलते हैं लैंग्वेज हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना, ये सबसे पहला प्रिंसिपल है। इसको मैंने बाद में दिया है, लेकिन ये सबसे पहला प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। देखिए, एवरीथिंग इज लर्नड व्हेन वी हैव प्रॉपर मोटिवेशन टू टेक इंटरेस्ट इन दैट। कोई भी चीज़ है उसको अगर हमें सीखना है या हम सीख रहे हैं तो उसमें हमें मोटिवेशन होना ज़रूरी है। हम रीट मेंस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हमें मोटिवेशन मिले। हम पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें मोटिवेशन मिले, अभिप्रेरणा मिले, है ना। तो उसी तरीके से टीचर को अपने स्टूडेंट्स को ऐसे मोटिवेट करना चाहिए कि वो बच्चे जो हैं पढ़ने को बोरिंग रूप में ना ले, जबकि उसमें इंटरेस्ट ले। और स्टूडेंट जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा तभी सीख सकते हैं जब वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे, और अगर वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है तो उसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज उन्हें बोरिंग और डल लगेगी, यानी कि इसमें तो कोई मज़ा ही नहीं। और आप में से कई जो थंबनेल देख के आए होंगे वो इसीलिए आए होंगे, उनको इंग्लिश बोरिंग लगती होगी। और कई लोगों ने तो मुझे कमेंट भी किया था कि दीदी हम तो छोड़ रहे हैं, हमें इंग्लिश मतलब हमें कोई उम्मीद नहीं है इंग्लिश से। अरे इतना क्यों डर रहे हो, एक बार ट्राई तो करो, मेरे एक बार क्लासेस ट्राई करो, आपको मज़ा आ जाएगा। इंटरेस्ट इज क्रिएटेड बाय अवेयरनेस ऑन प्रीवियस नॉलेज, वेरिएशन इन टीचिंग लेसन, क्वेश्चनिंग यूजिंग टीचिंग एड्स। अब देखो, आपको इंग्लिश इसलिए भी नहीं अच्छी लग सकती क्योंकि आपके टाइम में ऐसे अच्छे इंग्लिश टीचर्स नहीं होंगे जिन्होंने आपकी इंग्लिश के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाया हो, या फिर टीचिंग एड्स यूज़ नहीं किए हो, आपसे सवाल नहीं पूछा हो, या फिर आपका खुद का भी इंटरेस्ट नहीं हो सकता है ना, एक्टिविटी नहीं करवाई हो। अब हमने तो भाई शुरू से बचपन से इंग्लिश में इंटरेस्ट लिया और मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ही इंग्लिश रहा है ना। तो मोटिवेशन भी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। देखो ये है ना, मैं फालतू बातें नहीं पढ़ा रही हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट मैटर है, सारा इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बना लेना इससे। तो देखो, मोटिवेशन 2 तरीके की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, देखो इंट्रिंसिक क्या होती है कि अ चाइल्ड हिमसेल्फ इज मोटिवेटेड बाय हिज ओन डिजायर्स एंड एम्बिशंस। अब इंट्रिंसिक जो लिखा है इसमें आप इन पढ़ो, इनका मतलब है अंदर से। तो ये जो मोटिवेशन है ये अंदर से आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बच्चा जो है वो खुद की इच्छाओं से और खुद के लक्ष्यों से मोटिवेट होता है। जैसे कि मैं, है ना, मैं किसी और से दिख के नहीं हुई, ना मैं बाहर से हुई, मैं अंदर से मोटिवेटेड थी कि मुझे तो रीट मेंस में सिलेक्शन लेना ही लेना है। ये मेरा खुद की गोल था, ये मेरा खुद का गोल था। तो ये है इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदर से आती है, यानी कि अंतः अभिप्रेरणा, है ना। और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। तो दूसरी एक्सट्रिंसिक, अ चाइल्ड इज मोटिवेटेड बाय द एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय द लैंग्वेज टीचर। मोटिवेशन कैन बी डन बाय अवॉर्डिंग और रिवॉर्डिंग द स्टूडेंट्स फॉर द बेस्ट लर्निंग। और एक होती है एक्सट्रिंसिक यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा। इसमें क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो अपने वातावरण से मोटिवेट होता है, अपने वातावरण से अभिप्रेरित होता है जो उसकी लैंग्वेज टीचर ने क्रिएट किया। यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं रियल लाइफ में भी जो सच में पढ़ाने को तो मतलब चप्पर फाड़ बना देते, पढ़ाने को इतना ईजी और इतना इंटरेस्टिंग बना देते ना कि वो हमारे लिए टीचर नहीं होता, वो हमारे लिए भगवान हो जाता है ना। तो ऐसा एटमॉस्फेयर वो टीचर बना देता है कि बच्चा खुद ब खुद मोटिवेट हो जाता है। और ऐसा मोटिवेशन जो है वो अवॉर्डिंग यानी कि किसी अवार्ड के लालच में हो सकता है या फिर किसी रिवॉर्ड के लालच में हो सकता है, ताकि वो बच्चा सीख सके। अब जैसे मान लीजिए आप जो पढ़ रहे हैं वो एक तरफ से बाह्य मोटिवेशन है, आंतरिक तो है ही,
बाह्य मोटिवेशन भी है क्योंकि आप रिवॉर्ड के चक्कर में पढ़ रहे हो, यानी कि आपको नौकरी लेनी है सरकारी, इसलिए आप पढ़ रहे हो। तो ये क्या है, मोटिवेशन का एक्सट्रिंसिक सिद्धांत, यानी कि बाहरी आपको ये मोटिवेशन हो रहा है जिसमें आप किसी रिवॉर्ड या अवार्ड के चक्कर में कर रहे हो। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो है जैसे आप मन से आपको करना नहीं यार, मेरे को मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को लगना ही लगना है, मैं अपनी गरीबी दूर करूँगा, मैं अपना नाम रोशन करूँगा, ये होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और जो कोई केवल पैसे के लिए कर रहा है या फिर दुनिया चल रही है तो उसकी भीड़ चाल में कर रहा है, तो वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेस्ट एंड सिचुएशन। देखिए, लैंग्वेज इज बीइंग टॉट टू एबल द लर्नर्स टू मेक यूज़ ऑफ द वर्ड्स इन देयर डे टू डे लाइफ एंड सिचुएशन। यानी कि इसमें क्या होता है, बच्चों को भाषा ऐसे पढ़ाई जाती है कि बच्चे जो शब्द सीख रहे हैं उनको डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सके और उसकी सिचुएशंस भी बना सके। लर्निंग बिकम ईजी इफ़ इट इज़ मेड अप ऑफ रियल एंड सूटेबल सिचुएशंस। यानी कि कई लोग नहीं होते हैं, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं तो कुछ छोटे मोटी चीज़ें ही सिखाई जाती है, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई कम इन, ये सब चीज़ें क्यों सिखाई जाती है, डेली लाइफ में सिखाई जाती है। प्लस छोटे मोटे सेंटेंस और हमें मैम वगैरह बनाने को दे देती है कि आप ऐसा करना, आज स्कूल में जो भी एक्टिविटी हुई उसको इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में लिख के लाना। तो ये क्या हो जाता है, रियल लाइफ सिचुएशन दे दी बच्चों को, तो इससे क्या हो जाता है, वो उस चीज़ को संदर्भ में ले पाते हैं और सिचुएशन बना के पढ़ पाते हैं। द फंडामेंटल लैंग्वेज लाइक वोकेबलरी, स्ट्रक्चर एंड ग्रामर मस्ट बी टॉट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड रिलेटेड द वोकेबलरी टू द रियल सिचुएशन। देखो, आप जब टेंस पढ़ते हो, है ना, काल, तो उसमें क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स आते हैं, यानी कि वोकेबलरी, शब्द भंडार, व्याकरण, ग्रामर कब समझ में आती है, जब हम उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्स में लिखें। ठीक है, जैसे कि अपन बचपन से ही पढ़ते आए हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS, है ना, इस तरीके से पढ़ते आए हैं। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। तो जब हम किसी चीज़ को स्ट्रक्चर से पढ़ते हैं और वोकेबलरी सीखते हैं, यानी उस चीज़ में इंग्लिश सीखने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्रामर सही आनी चाहिए, प्लस आपको डे टू डे लाइफ में वोकेबलरी तो सीखनी ही सीखनी है, यानी शब्द भंडार में वृद्धि करनी है, आपको इजीली इंग्लिश सीखने आ जाएगी। और ये सब जो सिचुएशन है वो रियल ऑब्जेक्ट्स यानी कि असली के सामानों से की जा सकती है, पिक्चर से की जा सकती है, जेस्चर्स यानी कि हाव भाव से की जा सकती है, एनिमेशंस यानी कि कार्टून वगैरह दिखा के की जा सकती है। यानी कि बच्चों को बोल दें कि बच्चों, उनके सामने हमने रखा है एक बनाना, ठीक है, अब हम बोलेंगे बच्चों तुम्हें बताना है इंग्लिश में कि यह एक बनाना है, तो बच्चे क्या बोलेंगे, इट इज़ अ बनाना। तो हमने क्या किया, रियल लाइफ में बनाना दिखाया, यानी कि इसमें हमने उनके सामने क्या कर दी, रियल सिचुएशन क्रिएट कर दी और रियल ऑब्जेक्ट से। अब बच्चों को क्या होगा, वो सीखने में आ जाएगा। यानी कि बच्चों को सिचुएशन तो दी, उसके साथ साथ उन्होंने उस चीज़ को यूज़ भी किया रियल लाइफ में। आई होप ये वाला भी आपको प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि सटीकता का सिद्धांत। देखो, इफ़ समवन इज हैबिचुअल ऑफ द रॉन्ग हैबिट्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गिव अप ऑल एट अर्ली। देखो, ये बात तो आप खुद समझ सकते हो, जैसे कि ये कह रहा है कि अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने गलत आदतें अपना ली है ना, वो हैबिचुअल हो गया है, वो मतलब हैबिचुअल को क्या बोलेंगे आप समझ जाओ, वो हैबिचुअल हो गया है, उसकी आदत पड़ गई है गलत आदतें करने की, है ना, तो फिर वो उस चीज़ को जल्दी छोड़ ही नहीं सकता, है ना। रॉन्ग हैबिट हो सकती है जैसे कि किसी चीज़ का गलत उच्चारण करने की, जैसे मैंने आपको बोला कई लोग इंग्लिश को इंग्लिश बोलते हैं ना, जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण गलत है इंग्लिश का, है ना। स्पेल एंड राइट बिकम्स, और कई लोग तो जैसे क को उल्टा बनाते हैं, कई लोग तो बी भी सही से नहीं बना पाते, कई लोग डी को गलत बनाते हैं, है ना। तो एक्यूरेसी का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपने गलत आदतों का निर्माण किया है तो आप उसको इजीली छोड़ नहीं सकते, इसलिए आप शुरू से ही सही आदतों का निर्माण कीजिए। लैंग्वेज हैबिट बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को, किसी लैंग्वेज को सीख रहे हो तो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि सटीकता होनी चाहिए। आपको शुरू से ही, बचपन से ही ऐसे अनार कैसे कबूतर नहीं सीखना है, आपको क से कबूतर और अ से अनार ही सीखना है। और एक फॉरेन लैंग्वेज यानी एक विदेशी भाषा सीखने के लिए आपको एक्यूरेसी होनी ही चाहिए, जल्दी सीखने के लिए, है ना। वन मस्ट ट्राई टू इमिटेट द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऐसे इंसान की इमिटेशन यानी कि कॉपी कर सकते हैं जो अच्छा आदर्श हो हमारे सामने, ठीक है, जो उस चीज़ को खुद भी सही बोलता हो। अब ऐसा बंदा है जो खुद ही गलत बोल रहा है तो उससे हम सीखेंगे तो हम भी गलत बोलेंगे। आई होप ये वाला प्रिंसिपल भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल्स एक्टिविटी। इसमें क्या है भाई, देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ प्यूपिल्स एक्टिविटी, प्यूपिल का मतलब होता है स्टूडेंट। क्या होता है, स्टूडेंट। देखो, अ लर्नर शुड रिमेन एक्टिव नॉट पैसिव। एक सीखने वाले को या एक स्टूडेंट को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, ना कि पैसिव। यानी कि कई लोग होते हैं क्लास में बैठे होते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि सीखने वाला बच्चा ऐसा होना चाहिए कि उसका कान, उसका ध्यान सब टीचर पे होना चाहिए, है ना, या फिर जो सीख रहा है उस पर होना चाहिए।
स्टूडेंट जो है वो रोल प्लेइंग में, प्रैक्टिस और ड्रिल में, और चॉक बोर्ड पे ड्राइंग करने में, किसी ऑडियो विजुअल एड्स को सुनने में और उसमें रिएक्ट करने में, और किसी चीज़ को बोलने में, मतलब इन सब में उसको एक्टिव रहना चाहिए। जैसे मैम बोल रही है कुछ भी, चलो बच्चों बोलो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो एक बच्चा तो चुप बैठा है और एक बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, तो जो चुप बैठा है उसको बोलते हैं पैसिव लर्नर, यानी कि जो केवल बैठा है, कुछ कर नहीं रहा। और एक बच्चा ऐसा है जो टीचर के साथ साथ बैठा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है, उसकी कॉपी कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्टिव लर्नर। तो हमेशा जो प्यूपिल है, यानी कि जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, उसको एक्टिव रहना चाहिए, ना कि पैसिव, है ना। ये वाला हमें पॉइंट हो गया क्लियर। वीडियो क्या है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रही हूँ, लेकिन हाँ आपको इजीली समझ जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच, यानी कि इसमें अपन बैलेंस करना सीखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच, देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन ऑल द लैंग्वेज एस्पेक्ट्स, यानी कि हम कुछ भी सीख रहे हैं तो भाषा के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनमें क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई टीचर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसको साथ ही साथ ग्रामर भी सिखाते जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर इंग्लिश का कोई पार्ट पढ़ा रहा है, चैप्टर पढ़ा रहा है, तो उस चैप्टर को पढ़ाने के साथ साथ उसको ग्रामर के कुछ रूल्स भी पढ़ाते जाने चाहिए। मतलब ग्रामर को अलग से पढ़ाने के बजाय ये प्रिंसिपल ऐसा कह रहा है, ये सिद्धांत ऐसा कह रहा है कि किसी चीज़ को उसी पे ध्यान देने के बजाय उसके साथ साथ ही अलग से दूसरी चीज़ें भी सिखाई जानी चाहिए। इससे क्या होता है, क्लैरिटी आती है। जैसे अगर कोई टीचर है वो पोइट्री पढ़ा रही है, यानी कि कविता पढ़ा रही है, तो उनको उसमें रूपक अलंकार और जितने भी अलंकार होते हैं उन बारे में ज़रूर बताना चाहिए, ताकि उसको अलंकार वाला टॉपिक अलग से ना पढ़ाना पड़े, वो उसी में ही आ जाए, यानी कि बच्चों को साइड बाय साइड क्लियर होता जाए। तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच। उसी तरीके से अगर वो कंपोजिशन सिखा रही है ना, तो यानी कि उनको सिखा रही है स्टोरी कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं, तो उनको बोलना भी आना चाहिए, यानी ओरल कंपोजिशन भी सिखाना चाहिए। यानी कि लिखते कैसे वो तो आना चाहिए, बोलते कैसे वो भी आना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अ चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग विदाउट एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। ये तो भाई आप सब जानते हैं कि कोई भी बच्चा है वो बिना किसी दिक्कत के अपनी मातृभाषा तो सीख ही जाता है ना। अ चाइल्ड लिसन्स हिज फैमिली मेम्बर्स एंड लर्न्स द वर्ड्स एंड कम्युनिकेट ईजिली एज ही राइजेज विद दैट लैंग्वेज एंड स्लीप्स विद दैट लैंग्वेज। अब आपको मालूम है कि कोई भी बच्चा है, सो रहा है तो वो भाषा सुन रहा है अपने मम्मी पापा से, और जाग रहा है तो भी अपने मम्मी पापा से वाली लैंग्वेज सुन रहा है, तो वो वाली लैंग्वेज तो उसके दिमाग में घर कर जाती है। वो नींद में भी सोते सोते वही लैंग्वेज बोलेगा, जबकि उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा वो बोलने के लिए। लेकिन इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, वो मैं फॉरेन के बच्चों की तो बात ही नहीं करी, वहाँ के बच्चे तो बोलते ही इंग्लिश है ना। क्यों? क्योंकि उनकी मातृभाषा ही वही है, वो सोते जगते उठते बैठते ही वो लैंग्वेज सुनते हैं। मैं बात कर रही हूँ फॉरेन लैंग्वेज की, जो हमारी डेली बोलचाल की भाषा में नहीं है, हम उनको सीखते हैं। तो एक टीचर को मदर टंग का यूज़ करना चाहिए किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए। अब जैसे कि अपने अधिकतर गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है कि कोई भी बच्चा है वो मतलब पानी को भू बोलता है, मम बोलता है ना, या फिर कुछ ऐसे अलग से घिसे पिटे शब्द बोलता है जो मारवाड़ी भाषा के हैं। तो टीचर उनको बेस बना के, उनको आधार बना के सिखाता है कि ये जो मम होता है, या जो तू पानी कहता है या पौनी कहता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में वाटर कहते हैं। पौनी ने कहा कि वाटर के, ऐसे इस तरीके से बोलते हैं। मुझे इतनी मारवाड़ी तो नहीं आती, बट मैं बता रही हूँ आपको कि एक टीचर जो है वो मदर टंग वाले सिद्धांत में, मातृभाषा वाले सिद्धांत में क्या करता है, जो मातृभाषा के शब्द है जो बच्चा जानता है पहले से, उन्हीं को बेस बना के, यानी कि वो नींव का काम करते हैं, उनके ऊपर एक टीचर मकान खड़ा करता है, यानी कि नए भाषा के शब्द सिखाता है। तो आई होप ये वाला प्रिंसिपल भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये सब अभी आपको एक बेस देने का काम कर रहे हैं, ये आपको और क्लियर हो जाएंगे जब आप अगला वीडियो देखोगे पार्ट 2 में, जिसमें मैं लेके आऊँगी एग्जाम्पल और क्वेश्चन। उनको सॉल्व करोगे ना तो आपको ये टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। वीडियो भले थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन एक बार में समझ ना आ जाए तो मेरा नाम पलट देना आप। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। अब ये क्या कहता है, देखिए, स्पीकिंग अ लैंग्वेज ऑलवेज लीड्स टू रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि किसी भी चीज़ को हम बोलते हैं, किसी भी भाषा को हम सीखते हैं, तो स्पीकिंग के बाद, यानी बोलने के बाद हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं और लिखते हैं। सबसे पहले जो बच्चा है वो सुनने के बाद बोलना सीखता है, ये तो आपको मालूम है। फिर उसके बाद वो रीडिंग और राइटिंग करता है, यानी कि मैंने जो वही बताया LSRW, यानी सबसे पहले सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा और लिखेगा, है ना, यही होता है। तो अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा वास्तविक बात है कि इस चीज़ से क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है बच्चे के लिए। क्योंकि अगर हम उसे डायरेक्ट बच्चे को अगर हम कॉपी पेन लेके बिठा दे तो वो नहीं हो पाएगा। जैसे आप जानते हो कि छोटा बच्चा जो होता है सबसे पहले वो सुनना सीखता है ना। आप जानते हैं कि हम उसको बोलते हैं तो वो सुनता है उस चीज़ को, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये सब। फिर उसके बाद हम उसको
क्या करते हैं, बोलना सिखाते हैं कि बोल बेटा ये क्या है, ए फॉर एप्पल, ये क्या है, बी फॉर बॉल। फिर हम उसको पढ़ना सिखाते हैं, कोई किताब लाते बड़ी बड़ी कलरफुल वाली, उस पर हम बोलते हैं देखो बेटा ये क्या है, ए फॉर एप्पल, ये क्या है, बी फॉर बॉल। उसके बाद हम उसे लिखना सिखाते हैं। और यही लैंग्वेज स्पीकिंग का, लैंग्वेज के जो जितने भी कौशल होते हैं उनमें से सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप LSRW चलो, है ना, ये बिल्कुल सही कौशल है। तो ये बच्चे के लिए ईजी हो जाता है और टीचर को भी ऐसे ही सिचुएशन मिलती है कि वो इस चीज़ को फुलफ़िल कर सके। ओरल अप्रोच से क्या होता है कि बच्चा जो है ना, जो सीख रहा है वो एक्टिव रहता है, एकदम सावधान रहता है और कॉन्फिडेंट भी रहता है। इफ़ ही इज़ स्पीकिंग एक्यूरेटली देन ही विल रीड एंड राइट प्रॉपर, अदरवाइज नॉट। अगर एक बच्चा अच्छे तरीके से बोल रहा है, एकदम सटीकता से बोल रहा है, तो जब वो उसको लिखेगा और उसको पढ़ेगा, है ना, तभी वो उसको लिखेगा और उसको पढ़ेगा सटीकता से। जब एक बच्चा अच्छे से बोल पा रहा है उस चीज़ को, तो ही वो उसको सटीकता से लिख पाएगा और बोल पाएगा और पढ़ भी पाएगा। ओरल अप्रोच ऑल्सो इनेबल्स द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस आइडियाज़। ओरल अप्रोच का मतलब कुल मिला के ये है कि वो अपनी मौखिक अभिव्यक्ति कर पाता है ना, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर पाता है कि वो क्या महसूस करता है। आशु भाषण की प्रतियोगिता इसीलिए होती है, क्या बोलते हैं उसको, कविता प्रतियोगिता इसीलिए होती है ताकि वो अपने भाषा को सबके सामने अभिव्यक्ति कर सके, एक्सपीरियंस बता सके लोगों को, है ना। ओरल अप्रोच हेल्प्स द लर्नर टू लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ओरल अप्रोच की मदद से क्या होता है, मान लीजिए कोई एक बच्चा बोल रहा है कुछ, है ना, तो उसने कुछ गलत बोल दिया। अब वो बोलेगा गलत, तभी तो हम उसको टोकेंगे कि नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोला जाता है। और इसी वजह से वो इंटोनेशन सीखता है, स्ट्रेस सीखता है। जैसे कि हम किसी भाषा को बोलते हैं, जब हम बचपन में होते हैं ऐसे ही कुछ भी बोलते जाते हैं, है ना, सगड़ बगड़ एकदम। लेकिन बड़े होते हैं तो हमें मालूम है कहाँ पे धीमा करना है आवाज़ को, कहाँ पे तेज़ करना है, कहाँ पे रिएक्शन देना है, कहाँ पे बात में ब्रेक लाना है ना। ये सब अपन कब सीखते हैं, जब हम बोलते हैं, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया होगा क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टिंग मल्टीपल लाइन अप्रोच। इसका मतलब क्या है, देखिए, दिस टाइप ऑफ अप्रोच हेल्प्स द लर्नर एंड टीचर इन मैनी वेज। बहुत सारे तरीकों में ये वाली जो अप्रोच है बहुत काम करती है। इट मीन्स टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज फ्रॉम ऑल इट्स साइड्स, वेदर इट इज़ कम्युनिकेटिव, फंक्शनिंग और बिहेवियर। इसका मतलब है मल्टीपल लाइन अप्रोच का मतलब है किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो उसके एक पक्ष पे नहीं बल्कि सारे पक्षों में हमें उसको सीखना पड़ेगा। All approaches like oral, situation, social, bilingual, functional, communicative, cultural, structural, phonetic and behavior will move together in learning a foreign language ideas। इसका मतलब ये है कि हम किसी भाषा के एक पक्ष को पकड़ के नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसको ओरल बोलना कैसे है, उसको डेली लाइफ में कैसे सिचुएशन बना के यूज़ करना है और सामाजिक भाषा में उसको कैसे बोलना है। जैसे आप इंग्लिश जैसी रियल लाइफ में सीखते हैं किताबों में, वैसे आप रियल में नहीं बोलते, आप आधा हिंदी आधा इंग्लिश यानी कि हिंग्लिश शब्द बोलते हैं आप, है ना। और दोनों भाषा में कैसे बोलना है उसको, फंक्शनल वे में कैसे बोलना है जैसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं यानी किसी से संप्रेषण करना है तो किस टाइप से बोलना है। और अगर हम किसी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो उसको कैसे बोलना है। और ग्रामेटिकली हमें उस चीज़ को कैसे बोलना है ना, ध्वन्यात्मक तरीके से उसको कैसे बोलना है। और बिहेवियरल यानी कि व्यवहारात्मक रूप से उसको कैसे बोलना है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके एक पक्ष को ना पकड़ के बल्कि उसके सारे पक्षों को पकड़ के हमें उसको सीखना चाहिए। ये था इस फंक्शन का मतलब। नेक्स्ट 15वां प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। अ लैंग्वेज एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ ऑल 4 स्किल्स। आपको मालूम ही, अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, LSRW पे फोकस करता है। तो एक भाषा जो है वो इन चारों कौशलों पे डिपेंड करता है, इन चारों कौशलों के विकास पे ध्यान देता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर में चले यानी कि एक सही क्रम में चले तो बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाता है पढ़ना। जैसे सबसे पहले एक बच्चा है वो सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद वो पढ़ना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है ना। तो ये जो है ये सब चीज़ें एक प्रॉपर ऑर्डर में ही होने चाहिए तभी बच्चा सीखेगा। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, बच्चे को आप डायरेक्ट पेन पेंसिल लेके बिठा दोगे और बोलोगे ए बना तो जैसे तैसे बना लेगा कॉपी करके, लेकिन उसको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि है क्या। तो प्रॉपर ऑर्डर यही है कि आप उसको पहले सुनाइए ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। उसके बाद में उसको बोलना सिखाइए ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। उसके बाद में आप उसको पढ़ना सिखाइए ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल किसी किताब में दिखा के। फिर आप उसको एंड में लिखना सिखाइए। अगर ये क्रम चलेगा तो एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। और यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। हर चीज़ का एक ऑर्डर होता है, हर चीज़ का एक क्रम होता है, उसको उसी चीज़ में सिखाया जाए, उसी क्रम में सिखाया जाए तो बहुत मददगार होता है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लैंग्वेज इज़ एन आर्ट एंड साइंस बोथ। भाषा एक कला और एक विज्ञान दोनों ही आप जानते हैं। लैंग्वेज टीचर जो है उसको 2 सिद्धांतों से होके गुजरना चाहिए। सबसे पहला है नोन टू अननोन। इस पॉइंट को ध्यान से समझना आप। नोन टू अननोन का मतलब होता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो आप जानते हैं। यानी कि किसी भी भाषा को सीखने का क्रम क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वो चीज़ सिखाते हैं बच्चों को जो वो जानते हैं। फिर धीरे धीरे हम उनको उस तरफ ले जाते हैं जो चीज़ वो नहीं जानते।
जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ही दूं कि बच्चों को हम पहले गिनती सिखाते हैं 1 2 3 4, जो वो लगभग जानते हैं। बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, थोड़ा बहुत सीख के आता है। तो हम सबसे पहले बच्चों को गिनती सिखाते हैं, है ना, 1 2 3 4। उसके बाद हम उससे पहाड़े सिखाते हैं, उसके बाद हम उससे जोड़ करना सिखाते हैं, उसके बाद हम उसको बाकी करना सिखाते हैं। अब जोड़ बाकी ये सब तो पहले से नहीं जानता था, तो जानता वो क्या था, गिनती। तो हम क्या ले गए उसको, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि जो चीज़ें वो जानता था उससे लेकर हम कहाँ ले गए उसको, अज्ञात की ओर, जो वो नहीं जानता था, है ना। फिर है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब ये चीज़ भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। इसका मतलब होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, अमूर्त का मतलब वो चीज़ होती है जिन्हें हम नहीं देख सकते। तो ऐसा कैसे, देखो आपने देखा होगा बच्चों की, जो छोटे बच्चे होते हैं LKG UKG में, नर्सरी में, उनकी किताबें कितनी कलरफुल और कितनी रंग बिरंगी होती है ना। और उनके जो क्लासरूम्स होते हैं उसमें रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जाता है, देखा होगा ना आपने। और यही 10th या 12th की क्लास देखो, उसमें इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता, उनकी तो किताबें भी बिल्कुल बेरंग हो जाती है। अपनी रीट मेंस की किताबें भी कितनी बेरंग है। तो ये चीज़ें हैं अमूर्त। और जो बच्चों की क्लासों में इतना डेकोरेशन होता है वो होता है मूर्त। तो देखिए, एक भाषा को सीखने के लिए मूर्त से अमूर्त का प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है। यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी किताबों में कितने रंग बिरंगे पेज होते हैं, आइटम को बड़ा बड़ा किया जाता है और उसमें जो शब्द होते हैं वो भी बड़े होते हैं, है ना। किस लिए होते हैं, इसलिए होते हैं कि बच्चे जो है उनको मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाया जाता है। यानी कि जो चीज़ें वो रियल लाइफ में देख सकते हैं उनको वो पहले देखते हैं। फिर आप देखते होंगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती वैसे वैसे पेजेस जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते जाते हैं, कलरफुल से, और उसमें से चित्र भी गायब होने लगते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। तो कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, यानी जो चीज़ें हम देख सकते हैं उससे लेके जो चीज़ हम नहीं देख सकते, यानी विचारों तक जाते हैं अपन। इसीलिए तो होता है छोटे होते हैं तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बड़े हो जाते हैं तो कैसे विचारों वाले क्वेश्चन आते हैं, यही फ़र्क है। तो देयर मस्ट बी ग्रेडेशन इन द फील्ड ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स अ टीचर शुड सिलेक्ट द बेस स्टेप विच विल बी बेनिफिशियल फॉर फर्दर स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। यानी कि कुछ ग्रेड्स है जैसे ABCDE टू साउंड वर्ड्स, फ्रेसेस, सेंटेंस एंड कंटेक्स्ट रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चों को ABCD सिखाते हैं, फिर उसके बाद उनकी साउंड सिखाते हैं कि इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। उसके बाद हम उनको FAN फैन, BAT बैट ऐसे सिखाते हैं, वर्ड सिखाते हैं। फिर फ्रेजेस सिखाते हैं जैसे कि अ फैट कैट, अ रैट मैट, इस तरीके से। फिर सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, देयर इज़ अ कैट, इट इज़ अ कैट, इट इज़ अ कैप, इस तरीके से बनाना सिखाते हैं। फिर उसके बाद हम उसको कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना सिखाते हैं, यानी कि सेंटेंस बना के उनको देते हैं कि भाई तुम इसके सेंटेंस बनाओ। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ठीक है, जिसमें आप नोन टू अननोन ले जाते हो उनको, यानी कि जो वो जानते हैं उससे लेकर जो वो नहीं जानते वहाँ तक, और मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हो। ये वाला प्रिंसिपल भी क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। अब ये क्या कहता है, देखो लैंग्वेज एज ए सिस्टम, भाषा एक सिस्टम है ना, और जो भाषा का सिस्टम है वो ऑर्गेनिक है, बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है ना। जैसे हमारे शरीर में एक सिस्टम है, उसमें क्या है, हमारा जो शरीर है उसमें क्या है, सुनने का है, देखने का है, और दिल है, फेफड़े हैं, हमारा दिमाग है। तो उसी तरीके से लैंग्वेज के भी पार्ट्स होते हैं, है ना। लैंग्वेज के भी क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं, जिसमें साउंड्स होती है, ध्वनियाँ होती हैं, शब्द होते हैं, और स्ट्रक्चर्स यानी कि फॉर्मूला या सूत्र होते हैं। तो हमारी जो बॉडी का सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन करता है ना। जब हमारे जो शरीर के अंग हैं वो बराबर काम करेंगे तो ही हमारा शरीर अच्छे से काम करेगा। उसी तरीके से लैंग्वेज के भी जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, अगर वो भी सही तरीके से काम करेंगे तभी लैंग्वेज सही तरीके से काम करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दिस कैन बी अचीव्ड व्हेन ड्यू प्रोपोर्शन इज मेंटेन्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ दीज ऑर्गन्स। अब जैसे ये कहना ही चाह रहा है, प्रोपोर्शन का मतलब है सही अनुपात में, है ना, अनुपात का सिद्धांत। अब इसमें हम अननेसेसरी दूसरी चीज़ें जोड़ दें तो वो प्रोपोर्शन ख़राब हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा ग्रामर का यूज़ कर रहे हैं ना, प्रॉपरली पूरा ग्रामर का यूज़ करें, तो उस चीज़ का सही प्रोपोर्शन नहीं बैठने वाला। तो ये यही कह रहा है कि लैंग्वेज में बैलेंस होना ज़रूरी है, उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए वो सही अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर इंग्लिश सिखा रहा है तो वो जस्ट ग्रामर सिखाया जा रहा है ना, और दूसरी चीज़ को भूल गया है, तो ये भी सही नहीं है, इससे बच्चे बोर हो सकते हैं, प्लस फोकस जो है वो एक ही जगह चला जाएगा। तो ये कहना चाहता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि कोई भी चीज़ सिखाई जाए वो सही अनुपात में सिखाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच। अब ये क्या कहता है, स्पाइरल का मतलब होता है ऐसा, स्पाइरल का मतलब होता है ऐसा, ये होता है स्पाइरल का मतलब। देखिए, स्पाइरल अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग शुड बी फॉलोड, previously taught vocabulary and structure should be reintroduced in subsequent units whenever logical or possible। स्पाइरल का मतलब देखिए, स्पाइरल मैंने आपको बना के बता दिया, ये यहाँ से शुरू हो रहा है फिर ये यहाँ जा रहा है। तो स्पाइरल का मतलब ये है कि किसी बच्चे को हमने कुछ सिखाया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ सिखाया, तो वो घूम फिर के वापस यहाँ आ रहा है। स्पाइरल का मतलब यही हुआ कि कोई भी चीज़ बच्चों को अगर पहले सिखा दी तो वो
सही सही टाइम पे वापस दोहराई जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चों को हमने सिखा दिया जोड़ बाकी करना, या फिर उनको फ्रूट्स नेम सिखा दिए, तो ऐसा नहीं फ्रूट्स नेम एक बार पढ़ा के हटा दिए फिर वापस सिखाए ही नहीं। प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल अप्रोच कहता है कि उस चीज़ को वापस से दोहराया जाएगा तो ही वो चीज़ सक्सेस होगी और बच्चों को याद ईजिली हो जाएगा, और इसी को कहते हैं स्पायरल अप्रोच। स्पायरल आप देख सकते हैं स्प्रिंग जैसा होता है, जो घूम फिर के कहाँ आएगा वहीं आएगा। जैसे यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो घूम फिर के यहाँ आया ना, उसी तरीके से बच्चों को जो सिखाया गया है वो अलग अलग इंटरवल्स पे, अलग अलग टाइम पे जब भी पॉसिबल हो उस चीज़ को वापस दोहराया जाना चाहिए। यहाँ लिखा है ना री इंट्रोड्यूस, यानी वापस उनसे परिचित कराया जाना चाहिए, यही कहता है स्पायरल अप्रोच। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, यानी कि एकदम सही सही होना चाहिए ना, सटीकता होनी चाहिए। ये क्या करेगा कि बच्चे जो है वो एकदम सही और सटीक शब्द बोलेंगे, उनका माइंड ऐसे फंक्शन करेगा कि वो हमेशा सही शब्द ही बोले, सही शब्द ही सोचे। A right or exact word is that which is used to impart its meaning in a context we desire to use it. At a later stage it enables one to develop a compact style, यानी कि भाषा का सटीकता का सिद्धांत यही कहता है कि बच्चे को इस तरीके से लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि उसके माइंड में भी राइट चीज़ें ही चले, गलत ना चले, यानी राइट प्रोनाउंसिएशन, राइट वर्ड्स, राइट सिंटैक्स, राइट ऑर्डर ही चले, है ना। एक बच्चे का जो बढ़ रहा है ना, बढ़ता बच्चा है, वो मतलब ये कभी भी नहीं सोचेगा कि मैं किसी भी चीज़ को सटीकता से बोलूँ, उसने जैसा सुना वैसा ही वो बोल देगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, वैसे हमारी अच्छी अच्छी या बुरी बुरी आदतों का निर्माण होता जाता है। अगर हम इंग्लिश को इंग्लिश ही बोलते तो हम इंग्लिश ही बोलेंगे, लेकिन लैंग्वेज का एक्यूरेसी का प्रिंसिपल कहता है कि आपको हर चीज़ को सटीकता में ही सीखना चाहिए और सटीकता में ही बोलना चाहिए। यानी कि बच्चों का माइंड कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया जाए, उनको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चे जो हैं वो बोले ही सटीकता से, सोचे ही सटीकता से। ये वाला प्रिंसिपल भी हो गया होगा क्लियर। लास्ट प्रिंसिपल है, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टू बी केप्ट इन माइंड बाय द टीचर्स ऑफ इंग्लिश। इन फैक्ट सिलेक्शन लीड्स टू ग्रेडेशन एंड ग्रेडेशन प्रेसीड्स सिलेक्शन। देखो इसमें ये कह रहा है सिलेक्शन और ग्रेडेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ना, जो हमारे जो इंग्लिश टीचर्स हैं उनको दिमाग में रखना चाहिए। सिलेक्शन के बाद ही होता है ग्रेडेशन, और ग्रेडेशन के पहले क्या होता है, सिलेक्शन। देखो ये चीज़ क्या है, द टीचर बिफोर मेकिंग अ स्टार्ट इन हिज हर प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड इन ऑर्डर टू अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट हैज़ टू सिलेक्ट मटेरियल फॉर हिज टीचिंग। देखो एक प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन कहता है सबसे पहले एक टीचर सिलेक्ट करता है कि इसको पढ़ाना क्या है, पढ़ाने के जब उसने सिलेक्ट कर लिया कि उसको पढ़ाना क्या, उसके बाद वो उसका ग्रेडेशन करता है, यानी कि वो उसमें भी डिवाइडेशन करता है कि उसको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो सिलेक्शन में क्या होगा, जब भी किसी चीज़ को एक टीचर सिखाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, तो उसको जो रिजल्ट चाहिए यानी कि बच्चों को ये समझ आ जाए, उसके लिए उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए उसको मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि उसको सिखाना क्या है, ठीक है। और ग्रेडेशन में क्या होगा, वो ये डिसाइड करेगा कि इसको सिखाना कैसे है। सिलेक्शन में वो ये दिखाएगा, ये बच्चों को प्रूव करेगा कि उसको सिखाना क्या है, ठीक है। लेकिन ग्रेडेशन में होगा कि उसको सिखाना कैसे है। आई बात समझ में। हेयर द मटेरियल टॉट एंड द एड्स विच ही शी डिजायर टू यूज शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द फिजिकल एंड मेंटल एज एंड हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। और यहाँ जो वो टीचर सिखाना चाहता है उनको, वो उन बच्चों के अब मेंटल और फिजिकल एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई बच्चा है 5th क्लास का, मान लीजिए कोई बच्चा है 6th क्लास का, है ना, उसके बायोलॉजी में चैप्टर आया है, मान लीजिए, वैसे आता तो नहीं है, मान लीजिए कोई भी रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है 6ठी क्लास के बच्चे के, है ना। तो ऐसा तो है नहीं, बट टीचर उसको डायरेक्टली भ्रूण जो होता है ना, लैब में पड़े रहते हैं, वो बच्चे का सैंपल भ्रूण होता है वो लाके दिखा दे, क्योंकि बच्चों की मेंटल एज ही नहीं है ऐसी कि वो टीचर उसको दिखाए। तो टीचर को सिलेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सैंपल दिखा रहा है वो बच्चों के मेंटल एज या फिजिकल हेल्थ के अकॉर्डिंग, फिजिकल एज के अकॉर्डिंग है या नहीं। आई होप आपको सारे के सारे प्रिंसिपल क्लियर हो गए होंगे, बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया है। और अगले पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि इसमें तो मैंने आपको सिर्फ थ्योरी बताई है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो उसमें है जिसमें आपको मैं सॉल्व करवाऊंगी बहुत मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सभी प्रिंसिपल से रिलेटेड। हर प्रिंसिपल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन डाले मैंने, यानी आप अनुमान लगा लीजिए कितने क्वेश्चंस होंगे, 40 से भी ऊपर, है ना। तो आप देख लीजिए, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। इस वीडियो को तो आपने देखा ही, अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि मैं उसमें एग्जाम्पल भी दूंगी और डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझाऊंगी। और इस वीडियो में नहीं भी क्लियर हुआ होगा ना, तो अगली वीडियो में 100% क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। इंग्लिश से डर लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, पूरा देखना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।